अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट के सामने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का केस है और सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल यही है कि क्या वो नशिस्तें उन जमातों को दे देनी चाहिए जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं एज़ पार्टीज़, या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का उसके ऊपर हक है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन कमीशन के वो फैसले जिसके नतीजे में बल्ले का निशान छीना गया वो असरअंदाज हुए और उसका नतीजे के तौर पर एक ऐसी जमात सामने आई जो किसी पार्टी के मतहत नहीं है, जो किसी एक सिंबल के मतहत नहीं है। बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स जीते जिन्होंने सुन्नी तहरीक में शमूलियत इख्तियार कर ली। तो इसके ऊपर आज जजेस ने बहुत पावरफुल ऑब्जर्वेशंस भी दी, रिमार्क्स भी दिए और आइंदा आने वाले दिन जब इस केस का फ़ैसला होगा पाकिस्तानी सियासत का एक नया रुख मुतय्यन हो सकता है। आज सबसे पहले जस्टिस मंसूर साहब का एक शॉट आपको सुनवाना चाहूँगा जिसके अंदर वो पूछ रहे हैं कि क्या अगर एक जमात हो जिसके पास सिर्फ एक नशिस्त है और बाकी पार्लिमान आज़ाद अरकान पर मुश्तमिल हो तो क्या सब नशिस्तें उनको दे दें? सुनिए क्या कह रहे हैं। Example makes things very clear to me that there is only one political party with one seat and the rest are independents. This one vote would entitle them to a certain percentum in the reserved seats. That could be perhaps one for the sake of argument. And that's it. They can't say that we are just one political party with one seat in the parliament. We'll get 70 now. Is that possible? Why not? Is it possible? Because when the constitution says so. I think it doesn't say that way. काजी फ़ायद ईसा साहब कह रहे हैं कि ये हो सकता है, लेकिन पूरी इस सारी कार्रवाई के अंदर हमें जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, जस्टिस अतर मिनल्ला बहुत वोकल नज़र आते हैं। जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस आयशा बहुत वोकल नज़र आते हैं। इशूज़ क्या रेज़ करते हैं? इलेक्शंस के ऊपर जो शिकायत हैं, प्री पोल डिगिंग, इलेक्शन डे वायलेशन, फॉर्म 45, 47 इशू, फिर वो फैसले जिसके नतीजे में बल्ले का निशान छीना गया। और काजी साहब ज़्यादातर उनसे इतफाक़ करते नज़र नहीं आते। तो जजों के अंदर दो अलहदा हमें स्कूल ऑफ थाट नज़र आते हैं। एक जो चाहते हैं प्योरली डेमोक्रेटिक लाइंस को फॉलो करते हुए, स्पिरिट को फॉलो करते हुए फैसले किए जाएँ, और दूसरे साथ ये भी जोर देते हैं कि जो वायलेशंस हुई उसके ऊपर आंखें बंद मत करें। जस्टिस अतर मिनल्ला ने तो जो अल्फाज का चुनाव किया उन्होंने कहा कि रेत में सर दबा लें, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो खराबी हुई वो नज़र नहीं आ रही। दिखाइएगा। Whatever is everyone knows, and everyone is pretending as if we are only talking about the past. It is so important to secure the rights of the people. As a Supreme Court, today we have buried our heads in the sand and we don't want to face the reality, but ultimately it will be our responsibility for every human right violation that is happening today. The enforced disappearances, I mean, we don't let them speak. We say that it's a political issue. It is not a political issue. We cannot shut our eyes. And again, I would say, speaking for myself, the most important petition that is pending in this court is regarding the alleged irregularities on 8th of February elections, and it's known to everyone. इससे आगे चलकर एक बड़ा इंटरेस्टिंग नुक्ता उठाया जस्टिस अतर साहब ने उन्होंने बल्ले के निशान छीने जाने का जिक्र किया। ये इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर बल्ले के निशान से पार्टी को महरूम किया था। पार्टी के उनके सारे अरकान थे उनको इंडिपेंडेंट करा दे दिए। मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तौसीक कर दी और बाद में हुआ ये कि पीपल्स पार्टी के जितने अरकान थे वो कोई चिमटे के निशान पे, कोई जूते के निशान पे, कोई बैंगन के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा था और इस खराबी की बुनियाद वो फैसला बना। इसके ऊपर आर्गूमेंट क्या हुआ, सुनिए। Kandar Saru, I think we are confusing two things. One is the judgment of this court regarding symbol. The other thing regarding, is... Sorry, I will interrupt. Regarding intra-party elections. So please, snide remarks on the judgment are not acceptable. Okay? Or if you want to make snide remarks, then please read the judgment. जो जमहूरियत की रूह तकाज़ा करती है, आमतौर पर सियासी जमातें भी और सियासी सोच रखने वाले और जमहूरी लोग उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं उनसे भी इसके ऊपर सवाल करेंगे। जजों ने तो अपना फ़ैसला करना है, लेकिन सियासी सोच, सियासी जमातों के अंदर जो सोच है, क्योंकि नून लीग ने 2018 के इंतखाबात में इस चीज़ को भुगता था, सज़ा दी गई थी उनको। इलेक्शन सेनेट के से पहले नवाज़ शरीफ को नाअहल किया गया, फिर उनको पार्टी की सदारत से हटाया गया, फिर उनके जो सैनेटर्स शेर के निशान से इलेक्शन लड़ रहे थे उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया ताकि वो आइंदा के लिए आसानी से घोड़े बनाए जा सकें। जिधर वोट चाहिए हो उधर उनको धकेला जाए और वो वोट जाके उधर डाल दें। तो क्या ये रवैया दुरुस्त है या गलत है? मेरे ख्याल में ये गलत है, जमहूरियत की स्पिरिट के मुनाफी है। हमारे साथ मेहमान शख्सियत अता तारड़ साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात, और सलमान अकरम राजा साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ। तारड़ साहब, ये एक बुनियादी नुक्ता है जिसमें सियासी जमातों के अंदर भी एक सोच होगी कि क्या सियासी जमातों को इस कॉज को, बुनियादी स्पिरिट को सपोर्ट करना चाहिए कि जिसका जो हिस्सा है उसी को मिले। देखिए, बात यह है कि तहरीक इंसाफ को
वो जो 6 साल थे सहूलतकारी के, उस दौरान इतनी आदत पड़ गई लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने की कि पूछने वाला कोई नहीं था। इनसे जितने जराइम सरजद हुए हैं उस लाडलेपन में हुए हैं, उस बेंट ऑफ माइंड में हुए हैं कि हमें कौन पूछेगा, स्याह करो सफ़ेद करो। यानी आज तक टिरियन जेड वाइट का केस डिसाइड नहीं हो सका। मॉरल एस्पेक्ट अपनी जगह पे, किसी और लीडर का कोई हिडन एसेट इस मुल्क के अंदर हो, लेट अलोन अ चाइल्ड, तो वो आज तो नाहल होके घर बैठे होते। किसी और लीडर का न्याजी ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के नाम से एक ऑफशोर फंड होता जो सुप्रीम कोर्ट ने साकिब निसार साहब ने क्लीन चिट दी, तो आज वो घर बैठे होते। ये तमाम वो माजी के फैसले हैं जिसने आदत डाली है कि नहीं, हमारा ये लेजिटिमेट राइट है, हमें ये मिलके रहेगा, हम स्याह करें सफ़ेद करें। मुझे बताइए, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक मखसूस डेट पे, मखसूस जगह पे, मखसूस टाइम पे होगा, पब्लिक नोटिस दिया जाएगा, मेंबर्स को नोटिफाई किया जाएगा। वो ना देना क्या मुस्लिम लीग नून की कमज़ोरी थी या कोताही थी, या इनकी अपनी कोताही थी जिस वजह से इनका सिंबल गया? अभी जब नवाज शरीफ साहब पार्टी के सदर बने तो उनके मुकाबले में कितने उम्मीदवार खड़े थे? अनअपोज थे। बट तो अनअपोज अगर पीटीआई वाला बन जाए तो वो नहीं, इशू ये नहीं है। इशू ये है कि वो एक हमारा पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया, इलेक्शन कमीशन तैनात किया गया, इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया गया, एम्पल टाइम दिया गया कागज जमा कराने के लिए, एक मखसूस जगह, एक मखसूस वक्त, एक मखसूस तारीख पे ये सारे मामलात हुए। तो हमने तो आइन और कानून को फॉलो किया। कहने का मकसद ये है कि आपके पास ऑप्शन थी कि आप MWM को ज्वाइन करें या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करें। MWM ने एक सीट जीती हुई थी, इलेक्शन लड़े हुए थे, वो ज्वाइन कर जाते और मामला था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ना पार्लियामेंट में वजूद है। इस तरह तो फिर आइंदा ये होगा कि 10-12 आज़ाद उम्मीदवार इकट्ठे होंगे, वहीं पार्टी बनाएंगे, वहीं पे अपने फॉर्म सबमिट करेंगे और कहेंगे रिजर्व सीट हमें दे दें। क्या इलेक्शन के वक्त एक रूल है कि मैंने बतौर पॉलिटिकल पार्टी अपनी मखसूस नशिस्तों की खवातीन और माइनॉरिटीज़ की लिस्ट आवेज़ा करनी है ताकि मुझे वोट देने वाले ये फैसला कर सकें कि मेरी इस लिस्ट की चॉइस पर वो अग्री करते हैं कि नहीं करते। अगर उन खवातीन और माइनॉरिटीज़ की चॉइस से वो अग्री करते हैं वो वोट डालें, वरना ना डालें। ये भी एक बाकायदा मकसद था जिस वजह से ये प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का रूल आया। लेकिन पार्टी तो आपने इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ने उड़ा दी, काजी साहब ने उसके ऊपर मोहर लगा दी। आज जजों ने सवाल उठाया है जी। बाय द वे परसों जब प्रोसीडिंग्स होगी तो इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि इन्होंने किसी भी स्टेज पे अगर कोई पार्टी की लिस्ट जमा कराई थी तो वो भी जमा कराएं, और इलेक्शन के हवाले से जितनी शिकायत हैं और इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर क्या काम किया वो भी जमा कराएं। तो ये थर्सडे को इसके ऊपर इस पार्टी ने देखे ना फेरिस्त जमा कराई, ना वो आवेजा हुई, ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वजूद था। वो पार्टी तो आउट कर दी गई ना सर। मगर बात यह है कि वो किसकी कोताही थी? पार्टी आउट क्या मुस्लिम लीग नून की वजह से की गई या उन्होंने इलेक्शन ठीक नहीं कराया जिस वजह से आउट की गई? आपको लगता नहीं है ये नया पाकिस्तान और पुराना पाकिस्तान बनाने का जो काम है ये पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ रहा है, हमें इससे गुरेज करना चाहिए। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, इकॉनमी टेक ऑफ कर रही है, स्टेबिलिटी के साइंस हैं। तो ये कौन था जब वो था तो स्टेबिलिटी के साइंस नहीं थे, स्टॉक एक्सचेंज भी नीचे जा रही थी, रुपया भी मजीद डी वैल्यू हो रहा था, आपकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी बुरे थे। तो किसके सिस्टम में ना होने की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है, ये भी आप देखें। सलमान रकम राजा साहब, ये बहुत ही बुनियादी नुक्ता है जिसके ऊपर आज जस्टिस अतर नीला ने वो पार्टी सिंबल वाला सवाल उठाया, लेकिन काजी साहब ने उसके ऊपर इतराज़ उठाया। उन्होंने कहा ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला मामला था, बल्ले का निशान छीनने वाला मामला नहीं था। मेरे ख्याल में तो फंडामेंटल क्वेश्चन ही सबसे पहले इसको एड्रेस करना चाहिए कोर्ट को कि बल्ला छीनना क्या दुरुस्त था या नहीं था। ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा, कुछ रोशनी डाली। देखिए, मैंने तो अर्ज़ की थी आपकी प्रोड्यूसर साहिबा से कि इस मुकदमे के बारे में बराह रास्त गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगा। आप कमेंट करना चाहें तो, नहीं तो ना करें। आप कमेंट करना चाहें महफूज अल्फाज में तो करिए, नहीं तो ना करिए। देखिए, मैं एक उमूमी बात करूंगा कि इस मुल्क में हमेशा ही ये रहा है, जो अतर बिन साहब ने भी आज बात की, कि कोई ना कोई पार्टी जो है वो मातूब होती है हर इलेक्शन के वक्त। तो इस खेल को अब ख़त्म होना चाहिए। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन, दीगर कुव्वतें जो हैं इलेक्शन का एहतराम करें, वोट का एहतराम करें और ये खेल ख़त्म हो। एक लम्हे के लिए हम छोड़ देते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उससे हटकर अगर आप देखें जिस तरह ये इलेक्शन कराया गया, जिस तरह इलेक्शन कैंपेन हुई, जो हमारे लोगों को हर रोज़ उठाया जाता था, बैनर पोस्टर फाड़े जाते थे। हमारी तो कैंपेन ये थी कि लोगों को थानों से छुड़ाएं। हर रात मैं किसी थाने में होता था
और फिर जब इलेक्शन हो गया तो उस रात जो हुआ 8 और 9 फरवरी की, एक भयानक वो वाक़या है पाकिस्तान की तारीख का, वो हज़म नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो एक अफरीत है जो हमारे सामने आएगा जो उस रात हुआ। अगर कोई समझता है कि वो हज़म हो गया, मट्टी पाओ, आगे बढ़ो, गुफ्तगू करो, बात करो, सब अच्छा है, भाई भाई हो जाए, ये नहीं होगा। तो वो एक आपने एक बीज उस दिन बोया, एक नफ़रत का, एक गुस्से का, एक फरेब का, वो बहरहाल जो है उसकी फसल आपके सामने आएगी। और ऐसे वक्त में अब ये मामला हो रहा है जब हमें ज़रूरत है पाकिस्तान में इत्तेहाद की। हम चाहते हैं कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हम मुत्तहिद हों, एक फरासत पर मबनी कोई राया अमल हम तैयार करें। ये नहीं मुमकिन, अवाम की शमूलियत के बग़ैर ये तारीख़ गवाह है कि कोई बड़ा ऑपरेशन, कोई बड़ा फ़ैसला उस पर अमल नहीं हो सकता जब तक अवाम जो हैं दिलो जान से रियासत के साथ और रियासती इदारों के साथ मरबूत ना हो। तो अब ज़रूरत है ज़ख्मों को भरने की, ज़रूरत है इस मुल्क में अवाम और रियासत के दरमियान जो फासला पैदा हुआ है उसको ख़त्म करने की। ये वो मामलात हैं जिनके बारे में हमें गौर करना चाहिए, जिनकी तरफ बढ़ना चाहिए। और इलेक्शन आपने ऑपरेशन का तज़किरा कर दिया है तो ऑपरेशन के ऊपर ही पहले आपसे सवाल कर लूँ। अज़्म इस्तेहकाम की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत कुछ जमातें मुखालफत कर रही हैं और हुकूमत की तरफ से वजाहत अभी तक यह है कि ये उस तरह का ऑपरेशन नहीं है जैसे ज़रब अज़्ब था या राह निजात माजी में किया गया, राह हक़ के नाम से ऑपरेशन किए गए, ये मुख्तलिफ नौइयत का होगा। तो क्या इसके ऊपर बहुत बेहतर नहीं होगा कि आप लोग बैठ जाएं, आपस में डिस्कशन कर लें ताकि एक ब्रॉडर कंसेंसस पैदा हो जाए, वो स्वात वाले वाक़यात ना दोहराए जाएँ, कहीं और पाकिस्तान में ऐसा इंतहाब पसंदी का वाक़या ना हो। तो मिल बैठे, लीडरशिप जो है लीडरशिप दिखाए, लीडर बने आप लोग। जी देखें नदीम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन मेरी बात यही तो थी कि जब तक अवाम और रियासती इदारों के दरमियान जो दूरी है वो ख़त्म नहीं होगी तो इस तरह के ऑपरेशन नहीं हो सकते। देखिए इस दफ़ा जो ऑपरेशन हमें चाहिए वो पहले से बहुत मुख्तलिफ होगा। पहले ये हुआ करता था कि किसी इलाके पे उनका दहशतगर्दों का कोई होल्ड हो जाता था, वो आके बस जाते थे, ये पहाड़ वो वादी, वहाँ से उनको हटाना मकसूद होता था और बमबारी की जाती थी। उसमें बेगुनाह लोग जो हैं वो भी मुतासर होते थे, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन जिसे हम कहते हैं। लेकिन इस बार हमें ज़रूरत है कि माशरे में एक तब्दीली आए, जो स्लीपर सेल्स गलियों में कहीं छुपे बैठे हैं उनकी निशानदेही हो, जो जहन की साख्त बन गई है, जो मुतशद्दिद है, उसको हम ख़त्म करें। तो ये नहीं मुमकिन एक फरेब ज़दा माशरे में, ये नहीं मुमकिन जहाँ आप जबर की बुनियाद पर रियासत को कायम किए हुए हों, आप सियासत को ख़त्म करने की कोशिश करें। हमारा आज भी ये अलमिया है कि लाहौर शहर में अगर कोई PTI का शख्स नाश्ते पे 20 लोगों को बुलाता है तो उसके घर को तोड़ दिया जाता है। यही कुछ पूरे मुल्क में हो रहा है। इसलिए जब तक आप इस दर्जाए हरारत को नीचे नहीं लाएंगे, जब तक आप अवाम और रियासत के दरमियान एक रिश्ता जो है, जो इंसाफ पर मबनी हो, जो शाइस्तगी पर मबनी हो, वो कायम नहीं करेंगे तो आपका माशरा जो है वो मुतशद्दिद रहेगा, रियासत और अवाम में दूरी रहेगी। ये है फरासत का तकाजा। अगर आपने इस मुल्क को ठीक करना है, आगे बढ़ना है, तो अवाम से रब्ता कीजिए। सिर्फ 10-20 सियासतदानों के मिल बैठने की बात नहीं है, आपने पूरे माशरे को साथ लेकर चलना है। सियासतदानों को नहीं सर, सियासतदान नुमाइंदे होते हैं लोगों के, अपने वोटर्स के, और उनको ही बैठ के फैसला करना पड़ता है। तारिक साहब पहले तो ये अज़्म इस्तेहकाम की नौइयत क्या होगी, पहले तो इसकी वजाहत कर दें। क्या फ़ौज जाएगी, कॉम्बिंग ऑपरेशन करेगी, पूरे इलाके खाली कराएगी, या रद्दुल फसाद की एक्सटेंशन होगी, क्या शक्ल क्या है इसकी? देखिए कोई नो गो एरिया नहीं है इस वक्त। पहले नो गो एरियाज़ होते थे, जो मकामी लोग हैं उनकी नकल मकानी करवाई जाती थी, उनको किसी और सेफ मकाम पे मुंतकिल किया जाता था, महफूज मकाम पर, और फिर ऑपरेशन होता था। अब एरिया सारे क्लियर हैं, मगर एक नरेटिव आया है, एक पॉलिसी आई है, एक सोच आई है जिसका नाम अज़्म इस्तेहकाम है, जिसके तहत हमें इनके सहूलतकारों को, इनके बयानिए को, इनके स्लीपर सेल्स को, इन तमाम चीज़ों को जो है वो एड्रेस करना होगा। आपके इल्म में है कि नेशनल एक्शन प्लान 2014 ऑनवर्ड्स बड़ी खुश असलूबी से चला। 2018 में फिर अब ये जो बात कर रहे हैं, मेरे तो उस्ताद है, मैं तो अदब अदब में रह के ही गुजारिश कर सकता हूँ कि एक लीडर आया जिसने तालिबान जो हैं उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर वो रखते थे, उन्होंने तालिबान को सवात में बसाया आके,
और उनकी फिर इंग्रेस होती गई और उन्होंने आके जो है वो एक तबाही बर्बादी मचा दी। ये आज जो जेलों में भी बंद लोगों को छोड़ा नहीं, तो मुझे आप यहां तक देखें कि सदारती जो एक पार्डन होता है, पार्डन दिया गया, प्रेसिडेंशियल पार्डन दहशतगर्दों को दिया गया इमरान खान साहब के कहने पे, तब पूरा सेटअप जो है वो मिलकर ये काम कर रहा था। तो मुझे बताइए आज जब उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट उसका हिस्सेदार थी, बिल्कुल होंगी, इमरान अकेला ये फैसला नहीं कर बट सकता। इमरान अकेला फिर खड़ा हो जाता ना, इतनी चीजों पे खड़ा हो जाता, कहता जी मैंने नहीं करना। इस पे पॉलिटिकल लीडरशिप को अपनी रोल दिखाना चाहिए था, नहीं दिखाया। इस पे पॉलिटिकल ओनरशिप थी। इनके लोग टॉक शोज में आके तालिबान को डिफेंड करते थे, जान अल्लाह ताला को देनी है, अल्लाह ताला की जात से डरता हूं, किसी से नहीं डरता, डंके की चोट पे कहूंगा कि ये तब तालिबान के सिंपथाइजर थे, ये आज भी उनके सिंपथाइजर हैं। ये वापस लाए, उनको बसाया, उनके पार्डन्स ग्रांट किए, उनको जेलों से रिहा किया। आज जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में किसकी हुकूमत है? शाम को टोल टैक्स कौन कलेक्ट करता है, नाके कौन लगाता है, पता करवाएं, आपको पता लग जाएगा। लेकिन क्या जनूबी केपी जो है वो इस ऑपरेशन का एक फोकस्ड एरिया? ये एक सवाल है जो बार बार केपी से आ रहा है, बार बार आ रहा है। यू हैव टू एक्सप्लेन इट। ये तो बिल्कुल बात तय है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी इसकी निशानदेही की, और जब अज़्म इस्तेहकाम की बात हुई तो अज़्म इस्तेहकाम के नाम को भी उन्होंने एंडोर्स किया। और उनकी बात ठीक है कि ऑपरेशन की बात नहीं हुई, वो ठीक कह रहे हैं, मगर उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अज़्म इस्तेहकाम ठीक है, हम इसको एंडोर्स करते हैं। चारों वज़रा आला मौजूद थे, CMG भी मौजूद थे, AJK की रिप्रेजेंटेशन मौजूद थी। तो ये एक ओवरऑल बयानिया है जिसमें इंटेलिजेंस जनूबी केपी फोकस होगा इसमें, क्योंकि वो है ट्रबल्ड एरिया। देखिए बिल्कुल होगा और होना भी चाहिए। देखिए मैं ये समझता हूँ कि जहाँ जहाँ ये मसला है वहाँ पे ऑब्वियसली तवज्जो ज़्यादा होगी। ये क्या है, जैसे SIFC था इन्वेस्टमेंट के लिए, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होती है अफगानिस्तान वाले रास्ते से, लोकल लोगों को बाढ़ काफी लग गई है, बाढ़ के बावजूद हो रही है। बाढ़ इज नॉट सक्सेस स्टोरी, बाढ़ के ऊपर कुछ काम करने की जरूरत है। लोग अंदर आते हैं, हमारे फौजियों को शहीद करते हैं रोजाना। ये जो हम शहादतें उठा रहे हैं 5-5, 6-6 लोगों की, हमारे बच्चे हैं, बेटे हैं हमारे, इसीलिए हो रही है कि बाढ़ इज नॉट सक्सेस। देखिए उधर भी मेजर्स दिए जा रहे। मसला क्या है? मसला ये है कि इस इशू को एड्रेस करने के लिए होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच चाहिए थी। ये क्यों बना? एपेक्स कमेटी क्यों बुलाई गई नेशनल एक्शन प्लान की, कि तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। DI खान में ऑपरेशन की क्या शक्ल होगी? मैं थोड़ा सा इस पे ये आपसे वजाहत चाहता हूं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एरिया है जहां आपको एड्रेस करना प्रॉब्लम। देखिए जहां जहां ये मसले हैं वहां स्पेसिफिकली एड्रेस किया जाएगा, मगर मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, जो ओवरऑल पॉलिसी ये है कि देखिए फौज एरिया क्लियर करती है, उसके बाद फिर वहां पे इन्फिल्ट्रेशन। मसला क्या है? हमने ये एपेक्स कमेटी क्यों बुलाई नेशनल एक्शन प्लान की, कि तमाम इंटेलिजेंस इदारे, तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, तमाम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ मौजूद थी, वज़रा आला मौजूद थे, कि अब ये कोहीजन चाहिए। अज़्म इस्तेहकाम इस चीज़ का नाम है कि अब मिलजुल के जनूबी इज़्ला में फौज ऑपरेशन करेगी, देखिए होल्ड करेगी, और उसके बाद जो लोकल लॉ एनफोर्समेंट है उसको आप स्ट्रेंथन करेंगे। यही 3 pronged होंगे ना। जो अज़्म इस्तेहकाम की स्पिरिट है कि अब मिलजुल के होगा, इसमें पुलिस भी किरदार अदा करेगी, इसमें बाकी इदारे भी करेंगे, ये मिलजुल के। लीड रोल किसका है? फौज का? देखिए इसमें लीड रोल जो है वो एपेक्स कमेटी का है। एपेक्स कमेटी के तहत फिर रोल्स डिफाइन होंगे। यू हैव टू एक्सप्लेन इट, क्योंकि यहाँ आपको मेरे ख्याल में कुछ असला में फौजी ऑपरेशन दोबारा करने हैं, आपको इसकी ओनरशिप लेनी है, तो आपको कौम को बताना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल वो कौम को बताएंगे। जनूबी इज़्ला के अंदर आपको फौजी ऑपरेशन करने हैं, वहाँ होल्ड करना है आपने, फिर लोकल लॉ एनफोर्समेंट को स्ट्रेंथन करना है। देखें इसमें मकामी लोगों ने भी किरदार अदा करना है, पुलिस ने भी करना है, इंटेलिजेंस इदारों ने भी करना है, फौज ने भी करना है। ये होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच इसलिए गई है कि वंस एंड फॉर ऑल इस मेनेस को जो है वो रूट आउट किया जाए, इसको जड़ से उखाड़ा जाए। करते नहीं है राजा साहब। ये जो इंतखाब पसंद सोच है ना, मैं माजरत के साथ हमारे दिमागों के ना अंदर, जहनों के अंदर हमारे ऐसे घुसी हुई है, हम कहीं ना कहीं गुड और बैड तालिब हर दौर में पालते रहे। पिछले 20 सालों में हर आर्मी चीफ ने ऑपरेशन किए, हर आर्मी चीफ ने ऑपरेशन किए, जनरल मुशर्रफ से लेकर 9/11 के बाद अभी तक जितने आखिरी यही वाले चीफ है ना, इनका अज़्म इस्तेहकाम अब इनका भी आ गया। फिर भी हमारे अंदर इंतखाब पसंद मौजूद है। हमने इतने फौजी शहीद करवाए हैं जो 65 और 71 में भी नहीं करवाए, उससे ज़्यादा करवाए हैं, और अभी भी इंतखाब पसंद हमारे अंदर है। क्यों है? कहीं खराबी हमारी सोच के अंदर मौजूद है जो हम दूर नहीं कर पाए। राजा साहब ये देखिए, ये तो एक सोच की भी खराबी है ना, इसमें एक कोई नज़रियाती मामला भी है, इसमें कोई माशी मामला भी है, ये एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट का एक अलमिया भी है, इसमें बहुत से इसके पहलू हैं। आप अपने स्कूलों कॉलेजों में क्या पढ़ा रहे हैं, आप किस किस्म की रोज़गार मुहैया कर रहे हैं, आप कैसा माशरा कायम कर रहे हैं, ये तमाम बातें मिलकर इस अलमिया का बायस बनी है ना। देखिए जब आप कोई ऑपरेशन करते हैं तो वो ऑपरेशन लामतनाही तो नहीं होता, उस ऑपरेशन के नतीजे में आपने किसी खित्ते या इलाके की तमाम आबादी को तो ख़त्म नहीं करना होता ना,
आप ये कोशिश करते हैं कि जो चीदा चीदा आपको लगता है दहशतगर्द थे उनको ख़त्म करें, उसके बाद आप चाहते हैं कि उस इलाके में या उस माशरे में जहाँ ये मसला था कोई नरमी पैदा की जाए, लोग बैठें, मामलात जो हैं आगे बढ़ सकें। तो ये एक कोशिश होती है कि आपने सख्ती की, हर सख्ती के बाद एक नरमी का दौर बहरहाल आएगा। अब भी यही होगा। ऐसा नहीं होगा कि आज आप एक ऑपरेशन शुरू करेंगे और 20 साल वो ऑपरेशन रहेगा और आप लोगों को चुन चुन कर मारते रहेंगे। किसी दौर में, किसी मौके पे आप ये सोचेंगे कि अब देखें क्या करना है, हालात को नॉर्मलाइज किया जाए। आपने बाड़े भी लगा दी, आपने लाखों अफगान महाजरीन को भी वापस भेज दिया, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। तो कुछ तो सोचना पड़ेगा कि आपने जहनों को किस तरह माइल करना है अपनी तरफ और दहशतगर्दी से दूर करना है। इसके कौन से लोग हैं जो इस तरफ माइल होते हैं? असल मामला तो वो है, उन लोगों से जब तक आप गुफ्तगू नहीं करेंगे, उनको स्कूलों में नहीं लाएंगे, उनके घरानों को आप माश मुहैया नहीं करेंगे, तो ये मामला चलता रहेगा। ये मामला सिर्फ ऑपरेशन कर देने से ख़त्म नहीं होगा। कोई भी ऑपरेशन जो है हमेशा के लिए नहीं होगा। लेकिन राजा साहब, आपकी जमात को पार्लियामान के अंदर किसी कमेटी के अंदर साथ बैठ के इसके ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए, इसको किसी सियासी तनाज़े की नज़र नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में अमन चाहिए, इंतखाब संधि का खात्मा चाहिए, आपको इसके ऊपर ज़्यादा आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें सबको मिल बैठकर सोचना चाहिए कि क्या करें और किस तरह अपने माशरे की हम तसीह करें, किस तरह अपने निज़ाम हुकूमत की तसीह करें, किस तरह अपनी मईशत की तसीह करें। देखिए, अब भी मईशत जो है वो अशराफिया के हाथ में है। अब भी जो हमारी पॉलिसियाँ बन रही हैं उनका मतमा नज़र अशराफिया ही है। ये हालिया बजट उसका एक बहुत बड़ा शाखसाना है। हमें इस वाक़ियतन गरीब का सोचना होगा, वो चाहे फाटा में हो, वो पंजाब के किसी पसमानदा इलाके में हो, वो सिंध में हो, बलोचिस्तान में हो। हमारी सोच अभी तक मैं समझता हूँ नहीं बदली। हम उसी एक अशराफिया के दिए हुए पाकिस्तान के तस्वुर में फंसे हुए हैं और इर्द गिर्द जो माशरा है वो उधेड़ का शिकार है। एक ब्रेक ले लेगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। तारिक साहब, जब हम जनूबी अजला की बात करते हैं तो इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर फैसल करीम कुंडी और गंडापुर दोनों ही DI खान से हैं। तो जब आप ऑपरेशन की बात करते हैं, अली मीन गंडापुर उस मीटिंग में हम मौजूद भी होते हैं, तो फिर एटलीस्ट इतनी क्लैरिटी तो दी जानी चाहिए थी कि हमने बन्नू में, DI खान में, लकी मरवत में या इवन वज़ीरिस्तान के कुछ इलाकों के अंदर आपने फ़ौज लगानी है या किस नौयत के ऑपरेशन करने हैं, इसके ऊपर कुछ तो ब्रीफ किया गया होगा। ये हसास मामला है, वक्त से पहले इस तरह का ऐलान करना या इसकी डिटेल्स में जाना पब्लिकली मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। एक पॉलिसी का जब ऐलान किया जाएगा और स्पेसिफिक एक्शन लिए जाएंगे, उससे बिल्कुल पहले बता दिया जाएगा। मगर मैंने बड़ा दर्द देखा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस मामले पे बड़े कंसर्न थे और मैंने देखा कि उनको अदराक है कि मामला काफ़ी ख़तरनाक है कुछ अजला के अंदर और वो इसका तदारुक चाहते हैं। ख़तरनाक अजला में आप किस किस को शुमार करते हैं? देखिए, जो जनूबी अजला हैं उस हवाले से तफसीली ब्रीफिंग हुई और उसके अंदर बाकायदा तौर पे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ना सिर्फ ये यकीन दहानी कराई कि वो मुकम्मल तावन करेंगे, बल्कि वो इसका हिस्सा होंगे इंशाअल्लाह ताला। जब भी कोई ऐसा मामला होगा जिसके अंदर मामलात को आगे ले जाया जाएगा। अली मीन गंडापुर उस मीटिंग में फुली ऑन बोर्ड थे? जी, 100% फुली ऑन बोर्ड थे। 100% ऑन बोर्ड? जी, ऑन बोर्ड थे। देखिए, उन्होंने जो बात की कि ऑपरेशन की बात नहीं हुई, उन्होंने दुरुस्त बात की कि एक ओवरऑल नैरेटिव की, अज़्म इस्तेहकाम की, एज अ पॉलिसी बात हुई, स्पेसिफिक ऑपरेशन की बात नहीं हुई। तो मैं उनकी बात को इंडोर्स करता हूँ कि उन्होंने ठीक बात की। बट यू आर सेइंग कि ही वाज 100% अज़्म इस्तेहकाम के नाम पे भी जब राय ली गई तो उस पे अली मीन गंडापुर साहब ने हाथ खड़ा करके कहा कि मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, हाथ खड़ा करके इसको इंडोर्स। और जो ओवरऑल अप्रोच है उसके ऊपर भी 100% कोई खास उनका इतराज़ नहीं था। उन्होंने ज़रूर पंजाब के वाले से कुछ मामलात अपने रेस किए कि वहाँ पे पोलिटिकल मामलात हैं, हमारे लोगों के जो है वो आज़ादी हासिल नहीं, इस तरह की बात उन्होंने ज़रूर की। बट ओवरऑल अज़्म इस्तेहकाम के वाले से उनका कोई इतराज़ नहीं था और उसको इंडोर्स किया उन्होंने। तो फिर इशू क्या है? फिर आप उनको बिठाइए, एक ब्रीफिंग करिए ताकि ये डिस्प्यूट खत्म हो जाए। वो कह रहे हैं हमें KP में मीटिंग कॉल की है उन्होंने। ये होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच इसीलिए ली गई है कि तमाम इदारे, तमाम इकाइयाँ एक पेज पर हों, आपस में कोऑर्डिनेशन हो और इफेक्टिव तरीके से। सर, सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात जहाँ हो रहे हैं ना, वो यही जनूबी अजला है। DI खान उसमें वर्स्ट हिट है, उसके जनूबी अजला है, फिर बलूचिस्तान में भी है। DI खान वर्स्ट हिट है और DI खान से ही इस वक्त अली मीन गंडापुर भी हैं और फैसल करीम कुंडी भी हैं। तो यहाँ क्लैरिटी मौजूद है। आप वो कह रहे हैं सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं एक मीटिंग कॉल कर लेते? यहाँ पे बुला लीजिए। देखिए, फजलुर रहमान साहब को भी बुला लीजिए। जो मीटिंग कॉल की गई थी, फजलुर रहमान साहब ने उसको अदम इस्तेहकाम का नाम दिया। तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे और मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि इसको फुली जो है वो इंडोर्स तमाम अतराफ से किया जाए
तो मैं समझता हूँ इस पर एक ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप हो जाएगा और ये मामला आगे अच्छे खुश उसलूबी से अच्छे पॉलिटिकल ओनरशिप के लिए आपको लीड रोल लेना चाहिए। देखिए, नेशनल इलेक्शन प्लान के लिए उस वक्त लीड रोल लिया था जनरल राहिल शरीफ ने और नवाज शरीफ ने, बिल्कुल लिया था। इमरान खान धरने में बैठे हुए थे, इनको बुलाया गया था कि आप आइए, हमने बातचीत की और नैप हो गया। अब आपको उसको आगे लेकर चलना है। मामला पार्लियामेंट में भी उठाया गया है, मामला काबीना में भी उठाया गया है, एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ है। मेरा ख्याल है ये तेज़ी से आगे बढ़ेगा और इसमें तमाम लोग इंशाल्लाह ताला इसकी हिमायत करेंगे। और ये आप कब लीड रोल लेंगे? जब आप इन जमातों को जो प्रोटेस्ट कर रही हैं इनको कॉल करेंगे? मैं समझता हूँ कि जब पीटीआई ने अली अमीन गड्डापुर साहब ने इसमें लबैक कह दिया है और वो उस मीटिंग में शरीक थे, उनका कोई इख्तलाफी नोट नहीं था, कोई उनकी ऐसी डेसेंट वाली बात नहीं थी, वो इंडोर्स करके गए हैं। पार्लियामान में भी अच्छी आवाज़ें कुछ लोगों की आ रही हैं, तो मैं समझता हूँ सारे ऑन बोर्ड होंगे इंशाल्लाह। बजटरी सेशन भी चल रही है, बजट के हवाले से भी अगर पूछ लूँ, बजट कब तक पास हो जाएगा? मेरा ख्याल है जी मैक्सिमम 29 तारीख तक की पास हो जाएगा, 29 तक। कल से कट मोशन शुरू हैं और डिमांड आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तो कहा कि हमने IMF की मर्जी से बजट बनाया, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं? तो फिर इसका मतलब IMF का प्रोग्राम भी आपका इसके बाद फॉलो करेगा? देखिए बात यह है कि IMF के प्रोग्राम में तो जाना है, ये तो बिल्कुल बात तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम चाहते हैं कि हम ये सेल्फ रिलायंस पे आएँ, खुद इनसारी पे आएँ और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला हम उस तरफ जा रहे हैं। मगर ये हालात हमारे क्रिएट करदा नहीं थे। नवाज शरीफ साहब ने तो खैर बात कह दी था IMF को, 4 साल में जो हालात पैदा हुए, देखिए किसने कहा कि मैं IMF के पास जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, खुदकुशी कर लूँगा। उन्होंने हालात इतने बुरे कर दिए इकॉनमी के। हमने तो PDM के दौर में डिफ़ॉल्ट से बचाया, रुपये को मुस्तहकम किया, आज उसके समरात आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बजट जो है IMF की शराइत के मुताबिक अगर हम पास करते हैं तो IMF कमीशन आना चाहिए नए प्रोग्राम पर बातचीत के लिए। वो कब तक आप तवक्को रखते हैं? देखिए मैं इस पर बहुत जल्दी कमेंट नहीं करना चाहूँगा, मगर ये बात ज़रूर है कि IMF की मशावरत उनसे की गई, मगर बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जहाँ पे हुकूमत ने अपनी भी मनवाई, लाइक टैक्सेस के, फॉर एग्जांपल सैलरीड क्लास पे जो टैक्स है उस पर बहुत कमी की गई, वो बहुत ज़्यादा शायद डिमांड। लेकिन आपने तो रिवाइज कर दी है। अगर बात यह ना, देखें 1 लाख रिवाइज स्लैब्स का मतलब यह है कि जो 2-3 लाख 4 लाख वाली आमदन वाले उन सारों को अच्छा खासा परसेंटेज बहुत कम है ना। 1 लाख तनख्वाह वाले पे 1200 रुपये इजाफा हुआ है, वो 2400 रुपये अब देगा। सर अगर पहले उसका 50 होगा, अब 1200 कर दें तो उसकी परसेंटेज 1200 था ना, 1200 2400 हो गया। मैं कह रहा हूँ 1 लाख वाले को इतना महसूस नहीं होगा। ऑब्वियसली हायर इनकम ब्रैकेट लोग 50-50 लाख रुपए तनख्वाह भी लेते हैं, 25-25 लाख, उनको ये ऑब्वियसली महसूस होगा। बट लोअर इनकम ब्रैकेट को टारगेट नहीं किया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह 25% बढ़ी है, 1 से 16, मिनिमम वेज को बढ़ाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे इकदाम हैं जो सियासी मामला हैं पीपल्स पार्टी के साथ, उसमें मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी ज़्यादा बेनिफिशियरी है इस अरेंजमेंट में। आप कॉस्ट आप उठाते हैं, बेनिफिट वोट नहीं। देखें कल को जब लोगों ने जज करना है ना, जब सदर आपका है, वज़ीर आज़म का आपने वोट दिया, आप डिप्टी स्पीकर आपका, चेयरमैन सेनेट आपका, गवर्नर आपके, आप इत्तेहादी हैं, तो भी देखें मेरा ये बिलीफ है, जब आप इत्तेहादी होते हैं ना, यू सिंक टुगेदर, यू सेल टुगेदर। नहीं, लेकिन अभी तो वो अपनी शराइत मनवा के बोझ आप पे डालते हैं। वो कहते हैं आपने बजट सही नहीं बनाया, आवाम दोस्त नहीं बनाया। देखिए उनकी तनकीद आपसे करते हैं अपनी शराइत। क्या शराइत क्या थी उनकी जो आपने उनकी तनकीद सर आंखों पे? और आज शराइत कौन सी थी जो आपने तस्लीम की? बिलावल साहब ने आज महंगाई में कमी को तस्लीम किया, उन्होंने बिस्प के बजट में इंक्रीज को सराहा, उन्होंने बजट के हवाले से मुस्बत बातें भी कौन सी ऐसी शराइत थी पीपल्स पार्टी की जो आपने अकोमोडेट की? वो तो बात ये है कि उनकी कुछ पंजाब रिलेटेड डिमांड्स थी। पंजाब में वो ज़्यादा पावर शेयरिंग में हिस्सा चाहते हैं। नहीं, वो पंजाब की कमेटी उनकी बनी, एक हमारी बनी, आपस में बैठ के मामला तय हो गए और वो खुश असलूबी से मामला जो है वो आगे चल पड़े। लेकिन तारिक साहब ये क्या अच्छा अंदाज़े हुक्मरानी है कि अगर बैठ के ये डिस्कस किया जाए कि IG तेरा तो DC मेरा, DC तेरा तो पुलिस इंस्पेक्टर मेरा, आप यहाँ तक तफसील वो बैठ के मांगते हैं, तो आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो मैक्रो पिक्चर में हमें बहुत ज़्यादा आप लोगों से चाहिए, फोकस्ड एफर्ट चाहिए। उसकी बजाय यहाँ हम इस पे लगे हुए हैं कि IG किसका आएगा, अस्पताल का सरबराह किसका लगेगा, फलाने इदारे का सेक्रेटरी किसका लगेगा, इस तक बहस हो रही है। देखिए बात ये, पता नहीं आपके पास ये मालूमात मेरे से ज़्यादा है शायद, मगर मैं ये समझता हूँ कि देखिए वो पंजाब में भी हमारे इत्तेहादी हैं। अगर उनकी कुछ डिमांड हैं और वो समझते हैं कि मकामी सियासत के हवाले से, सिविल इंतज़ामिया के हवाले से उनके मामलात हैं, तो अकोमोडेट होना चाहिए था, वो कर दिया। मतलब इसमें अब कोई ऐसी बात नहीं है। जो नून लीग एक ऐसी पोजीशन में है सियासी एतबार से जहाँ मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए जो स्पेस है दिन ब दिन एज ए पोलिटिकल पार्टी वो सुकड़ती जा रही है। आपकी जो इस्लामाबाद की 3 सीट्स का केस है वो लगा हुआ है हाई कोर्ट के सामने, और हाई कोर्ट ने बड़ी उसके ऊपर एक पावरफुल पोजीशन ली हुई है, वो लेनी चाहिए। 45-47 के ऊपर अगर डिस्क्रिपेंसी है, जम के खड़ा होना चाहिए अदालत को। फैसला आपके लिए नुकसान का बायस भी बन सकता है। जो इस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त PTI के साथ चल रहा है मामला, वो भी अल्टीमेटली इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू पोलिटिकली, आपको सियासी तौर पर उसकी सज़ा मिलेगी। इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी का आपस में जो इस वक्त सिचुएशन है वो एक इंस्टीट्यूशनल क्लैश वाली सिचुएशन, आई डोंट नो आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। मैं इसे हेड ऑन कोलिजन वाली सिचुएशन कहता हूँ।
तो इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हर्ट यू पोलिटिकली। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द इकोनॉमी। देखिए बात ये है, हमने एक सियासी कॉस्ट पे की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, और उसको हमने बेयर किया क्योंकि हमने रियासत बचानी थी। और हमने आज अल्लाह का शुक्र है, अगर स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाती है, या करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता है, या आईटी एक्सपोर्ट्स ऊपर जाती हैं, या आपके बाकी इंडिकेटर्स हैं, मतलब ब्लूमबर्ग एक पॉजिटिव रिपोर्टिंग कर रहा है, फिच की रेटिंग पीछे आई है, बड़ी पॉजिटिव आई हैं। ये क्यों है? क्योंकि आपने ठीक कदम उठाए, पीडीएम में आपने बुनियाद रखी, अब आप उसके साम्राज्य जो है वो हासिल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इकोनॉमी की बेहतरी के साथ महंगाई में कमी देखें, कहाँ 38% इन्फ्लेशन, कहाँ 11%। हम सिंगल डिजिट में छोड़ के गए थे, इमरान खान साहब के दौर में वो डबल डिजिट में चली गई, अब 11% पे आई है, मजीद कम होगी। 38% पे पीडीएम लेकर गई थी, नहीं, और अभी नीचे गिरने में वीट प्राइसेस ने आपको बहुत ज्यादा थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। हम 4% पे छोड़ के गए थे 2018 में। 2017 छोड़ दें, 2017 बहुत अच्छा था, लेकिन 2017 आज से 7 साल 8 साल पहले था। 2017 के बाद 4 साल तबाही किसने की कि वो डबल डिजिट्स में 23%, 25%। एस्टैब्लिशमेंट और जो जुडिशरी की आपस में सिचुएशन है वो हमें कहाँ लेकर जाएगी? इट्स नॉट ए वेरी गुड पिक्चर फॉर पाकिस्तान राइट नाउ, लेकिन ये रियलिटी है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी इदारों का तनाव कम हुआ है। कहाँ कम हुआ? काफ़ी कम हुआ है। कैसे? पिछले अगर आप 1-2 हफ्तों से कंपेयर करें तो मैं समझता हूं मेरा नहीं ख्याल है हालात काफ़ी मेरी जो हालात काफ़ी जो इस वक्त जुडिशरी की पोजीशन है और जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का आपस में तनाव वाला मामला है, वो अगर आप रिजॉल्व नहीं करते तो पाकिस्तान के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, ये इट्स अ बैड न्यूज़। मेरा ख्याल है मामला जो है वो खुश असलूबी से सुलझ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है या कोई टकराव की ऐसी सूरत हाल है जिससे वापस नहीं आ जा सकता। मैं समझता हूँ कि मामलात अच्छे तरीके से रिजॉल्व हो सकते हैं। क्या कोई ऐसा बैकग्राउंड इंटरेक्शन मौजूद है? क्योंकि इस वक्त सिचुएशन है, देयर इज़ अ सिचुएशन, आप इसको पब्लिकली शायद ऑन नहीं कर सकते बीइंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, लेकिन देयर इज़ अ सिचुएशन, उसमें किसी को बड़े का किरदार अदा करना होता है ना। बुजुर्ग आता है, कोई नवाज़ादा नसरुल्लाह आता है, कोई बिठाता है 2 लोगों को और मामला संभाल लेता है, कुछ ऐसा रोल अदा किया जाए? मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो मामलात हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है वो उसमें बेहतरी भी आ जाएगी, सुलझ भी जाएंगे। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है या कशीदगी इतनी है कि शायद वो कोई इरेपरेबल डैमेज हो जाए। मैं नहीं समझता। आप नहीं समझते? नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर ये 3 सीटों वाला मामला जो है, जो मेरा ख्याल है किसी वक्त भी फैसला आ सकता है उसका, अगर ये PMLN के मुखालिफ आता है तो फिर आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? किसी कानून ज़ाब्ते के तहत ये फैसला होगा ना। हमारे तो 3 मेंबर आज असेंबली में थे, मेरी उनसे बातचीत भी हुई, वो तो खासे कॉन्फिडेंट हैं, उनको पता है कि उनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है। वो कहते हैं जी हम प्रेजेंट करेंगे टाइम आने पर। अभी तक प्रेजेंट नहीं की? वो बड़े कॉन्फिडेंट है इस मामले पे। वो कहते हैं जी हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन हमारी पूरी है, हम बिल्कुल प्रेजेंट करें। और हाई कोर्ट के उस ट्रिब्यूनल के उस जज साहब का फैसला आना है, और वो फैसला अभी तक का जो हवा का रुख है वो जाहिर करता है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है वहाँ पे। अगर वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो आपके मुखालिफ फैसला आएगा। तो सियासी एतबार से ये बड़ा सेटबैक होता है। आप चले जाएंगे अपील में, लेकिन ये बड़ा सेटबैक होता है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो 3 उम्मीदवार हैं उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन अपनी मुकम्मल कर ली है और वो बड़े कॉन्फिडेंट है, लीगली वो समझते हैं कि उनका केस मेरिट पे है, तो मुझे इसमें कोई खतरा नजर नहीं आता। गोइंग फॉरवर्ड आप PMLN को कहाँ खड़ा देखते हैं? आप सोचते हैं कि PMLN आगे जाके अपने आप को स्ट्रेंथन कर लेगी सियासी एतबार से पोस्ट बजट टाइम में? हमने हमेशा जब इस मुल्क की बागदौड़ संभाली है, बड़े मुश्किल हालात में संभाली है और हमेशा हालात को बेहतर किया। हम 2013 में भी जब आए थे 18 घंटे लोड शेडिंग थी, इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में थी। 2017 में अल्लाह ताला के फजल से आपने देखा कि इन्फ्लेशन चली गई सिंगल डिजिट 4% पे और लोड शेडिंग हमने 100% उसका खात्मा कर दिया। मैं समझता हूँ कि जो चैलेंजेस हैं, हुकूमत का साइज़ भी कम कर रही है, जो एक्सपेंडिचर्स हैं, अखराजात हैं, उनको कम किया जा रहा है। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की जो प्राइवेटाइजेशन है वो की जा रही है। PIE की प्राइवेटाइजेशन आप देखें ना, वो जो 6 इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया है, वो अब साइट विजिट्स हो रहे हैं। जुलाई के महीने में मजीद आगे बढ़ेगा। अगस्त को आपने शॉर्टलिस्ट किया? ये प्राइवेटाइजेशन वाले बेहतर बताएंगे, बट जो 6 लोग प्री क्वालिफाई हुए हैं, अगस्त के महीने में आप इसको लेके जा रहे हैं? अगस्त में मेरा ख्याल फाइनल हो जाएगा। इसके साथ साथ डिजिटाइज किया जा रहा है FBR को, मैकेंजी को हायर किया गया है, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की फंडिंग शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि तमाम हुकूमत वो स्टेप्स उठा रही है जो इकॉनमी के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए बेहतर है। और इकॉनमी बेहतर होगी, ओवरऑल हालात बेहतर होंगे तो सियासत बेहतर होगी। मुल्क रहेगा तो सियासत होगी, वरना कोई सियासी पार्टी नहीं होगी, कोई सियासत। इंशाल्लाह मुल्क रहेगा। एक लास्ट सवाल जाते जाते नवाज शरीफ के मतलब, नवाज शरीफ के मतलब पहले ये खबर आती थी कि वो बहुत खुश नहीं है जिस तरीके से इस वक्त हुकूमत चल रही है मरकज़ के अंदर। अभी खबर ये आ रही है कि वो अपने आप को सियासी तौर पर मुतहर्रिक करने लगे, लीड रोल में।
थोड़ी सी रोशनी डाली। देखिए अभी वो सदर इलेक्ट हुए हैं और उन्होंने मशावरत का सिलसिला शुरू किया है। बतौर सदर उन्होंने अभी जो पार्टी की वेकेंट पोजीशन है उनको फिल करना है, अपने साथ उन्होंने और लोगों को शामिल करना है। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी की तंजीम नौ के हवाले से, पॉलिटिकल पार्टी को ग्रास रूट लेवल पे मजीद मुतहरक करने के हवाले से, नेशनल स्फेयर में मजीद मुतहरक करने के हवाले से उन्होंने बतौर सदर जमात अपना किरदार अदा करना है। उनका सदारत का अहदा छीना गया था, साकिब निसार साहब की तरफ से उस वक्त एक अनजस्ट फैसला आया था, अब वो अमानत उनको वापस हुई है। तो आप उनको एज एन एक्टिव पार्टी प्रेसिडेंट जो अपना पूरा किरदार अदा करेंगे, आप उनको देखेंगे आने वाले दिनों में। आपका बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारड़ साहब, जैसा भी हमारे साथ थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।